सबसे पहले डिस्कस करते हैं लंग वॉल्यूम्स को। बहुत आसान है, देखो ध्यान से सुनना कि लंग वॉल्यूम्स है क्या। जो लंग कैपेसिटीज होती हैं दे आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लंग वॉल्यूम्स। टाइडल वॉल्यूम के साथ अगर आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस क्लास के अंदर जो चैप्टर हमारा चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही कम पार्ट बचा हुआ है, बहुत ही छोटा सा ये सेशन होगा आप लोगों का। और अभी तक अगर आप लोग फार्मेसी इंडिया प्लस के दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, बिल्कुल जुड़ जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स दिए गए हैं, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक, उनके साथ प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि जो भी पीडीएफ्स है, जो आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराया जाता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी अपडेट्स आती हैं आपके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, कुछ भी अगर अपडेट्स आती है कॉलेजेस से, तो वो आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराई जाती है, उसके साथ भी ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं। मैं आपको क्या क्या चीज़ें आज की इस क्लास में कराने वाली हूँ, एक बार ये देख लो। लंग वॉल्यूम्स, लंग कैपेसिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन रिससाइटेशन मेथड। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आज के इस क्लास में हमको डिस्कस करनी है, और बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लंग वॉल्यूम्स को। बहुत आसान है, देखो ध्यान से सुनना कि लंग वॉल्यूम्स है क्या। बेसिकली लंग वॉल्यूम्स होता है हमारे लंग्स की टोटल वॉल्यूम, जिसमें आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ वो मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आप इनहेल कर पा रहे हो या फिर आप एक्सहेल कर पा रहे हो, उसी को ही आप लंग वॉल्यूम्स कहेंगे। अब चाहे लंग वॉल्यूम्स हो, चाहे लंग कैपेसिटीज़ हो, इनको आप इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्पायरोमीटर। याद रखिएगा, लंग वॉल्यूम्स कैन बी measured by spirometer। ठीक है, स्पायरोमीटर, समझे। अब स्पायरोमीटर से एक ऐसा लंग वॉल्यूम है या लंग कैपेसिटी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी और रीज़न भी समझाऊंगी। सबसे पहला हमारे पास जो आता है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ध्यान से सुनते जाइएगा कि क्या सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो लंग वॉल्यूम है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ये होता क्या है? वो अमाउंट ऑफ एयर जो आप नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं या फिर आप एक्सहेल कर रहे हैं, दोनों। क्लियर? या तो आप इनहेल कर रहे हैं या फिर आप एक्सहेल कर रहे हैं एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के समय, तो वही चीज़ टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी। समझ में आया? द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल दोनों को मिलाना नहीं है, या तो आप इनहेल एयर को देखें या फिर आप एक्सहेल एयर को देखें। ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, जिसका नॉर्मल रेंज जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगी ये अडल्ट में होने वाली है, नॉर्मल वैल्यूज़। नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो, मान लीजिए कि मैंने टाइडल वॉल्यूम तो कर लिया, ठीक है, लेकिन मुझे और एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करना है। मतलब जब आप क्वाइट ब्रीदिंग करने के बाद एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहे होंगे, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन इनहेल नहीं किया है, तो मैं और ऑक्सीजन इनहेल कर लूँगी। तो वो जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आप लोग इनहेल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, additional volume of air that can be inhaled after a normal breathing is called inspiratory reserve volume। इसका नॉर्मल रेंज अप्रॉक्सीमेटली 3000 मिलीलीटर तक का होगा। कहीं कहीं आपको ये 2500 से लेकर 3000 तक भी दिखाई दे सकता है, तो ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये आपको क्लियर हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके अंदर आप एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहे थे, यहाँ आप एक्सहेल कर दोगे। जब आप एक नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मल जब आप सांस छोड़ देते हैं, उसके बाद जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सहेल करते हो दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसी को ही हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे, जिसका नॉर्मल रेंज होता है अप्रॉक्सीमेटली 1100 मिलीलीटर।
ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग लेकर चलते हैं 1000 से 1100 मिलीलीटर तक। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, मैंने इनहेलेशन तो इतना किया और एक्सहेलेशन सिर्फ इतना किया, तो बाकी का बचा हुआ जो अमाउंट है एयर का वो कहाँ गया? वो आपके लंग्स के अंदर ही रह जाता है, जिसको आप रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो जब एक मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर रह जाए, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सपिरेशन, उसी को तो कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। रेंज होता है बाकी का बचा हुआ 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर तक। ठीक है, यही वो ऐसा लंग वॉल्यूम है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए, कैन नॉट बी मेजर्ड with the help of spirometer। इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ये एक सिंपल सा पॉइंट है। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हो गई लंग वॉल्यूम्स की। अब बात आती है लंग कैपेसिटीज़ की। ये देखो, जो लंग कैपेसिटीज़ होती हैं दे आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लंग वॉल्यूम्स। कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लंग वॉल्यूम्स। लंग वॉल्यूम्स। अच्छा, लंग वॉल्यूम्स के अंदर हम अमाउंट ऑफ एयर देख रहे थे, है ना? वहाँ पर हम ये देख रहे थे कि कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है, लंग्स के अंदर रह जा रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन लंग कैपेसिटीज़ के अंदर हम लंग्स की क्षमता देखते हैं। ठीक है, कि लंग कितना कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ एयर वो इनहेल कर सकता है, ये यहाँ पर लंग कैपेसिटीज़ होती है। कैपेसिटीज़ यानी उसकी क्षमता। ठीक है, समझ में आया लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़ के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IRV के बिल्कुल थोड़ा मिलता जुलता है। क्या होगा, जब आप एक नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लेते हैं, उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आपने इनहेल किया उसको कहा जाता है इंस्पिरेटरी इनहेलेशन। IRV में एडिशनल अमाउंट ऑफ इनहेल कर रहे थे, यहाँ पर जब आप मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर देते हैं, यानी सारी हवा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद जो आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल किया, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, उसको कहा जाएगा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, टाइडल वॉल्यूम के साथ अगर आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसका नॉर्मल रेंज होता है 3500 मिलीलीटर तक। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो नाम में ही है, फंक्शनल यानी जो फंक्शन कर रहा है, रेजिडुअल जो रह गया, वॉल्यूम यानी अमाउंट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स के अंदर रह जाता है जब आप एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब मैंने सांस छोड़ा, अब सांस छोड़ने के बाद जितना भी अमाउंट मेरे लंग्स के अंदर रह जाए, ठीक है, उसी को ही हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही नॉर्मली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ। अगर आप रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका नॉर्मल रेंज होता है बेसिकली 2500 मिलीलीटर तक का। ठीक है, ये यहाँ लिखा तो है लेकिन हम यही लेकर चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है, यानी जब आप पूरी जोर ज़बरदस्ती के साथ इंस्पायर कर लेते हैं, उसके बाद जितना मैक्सिमम वॉल्यूम आप एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। और ये इसके अंदर आपको टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों चीज़ें ऐड करनी होती है। अप्रॉक्सीमेटली 5000 मिलीलीटर तक हम इसको लेकर चलते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज को। ठीक है, एंड लास्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी। सबको ऐड कर दो, जितनी भी लंग वॉल्यूम से सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास निकल कर आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। होता क्या है, तुम्हारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी, यानी जितना हमारे लंग्स टोटल अमाउंट ऑफ एयर को होल्ड करके रख सकते हैं, वही टोटल लंग कैपेसिटी है। नॉर्मल रेंज सबसे ज़्यादा होता है 5800 मिलीलीटर तक का इसका नॉर्मल रेंज होगा। ठीक है, तो ये है लंग कैपेसिटीज, बहुत ईजी है ना। तो आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अब देखो ये क्या होता है, आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें हमारा कुछ रोल है। ठीक है, हमारा ब्रेन नहीं,
देखो, एक होता है नॉर्मल ब्रीदिंग, जब आप आराम से सब कुछ सारी चीज़ें हो रही हैं, आपका ब्रेन जैसे पोन्स है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा है, ये चीज़ें आपके ब्रेन को, आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बढ़ाना है तो बढ़ा दिया, कम करना है तो कम कर दिया, सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रही होती है। दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग या नेचुरल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब ज़रूरत पड़ने पर हम खुद से इस रेस्पिरेशन को कंट्रोल करें तो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, है ना। क्या होगा? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। क्लियर? लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसमें किसी की बेसिकली जान बचाई जाती है। इसको परफॉर्म किया जाता है, मेंटेन किया फॉर मेंटेनिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग इन अ पर्सन हु हैज़ स्टॉप्ड ब्रीदिंग और इज ब्रीदिंग इनएडिक्वेटली। क्योंकि अगर तुम्हारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CO2 नहीं एंटर होगा तो ये आपका बेसिकली जो हार्ट है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं करेगा। ब्लड पंप नहीं करेगा तो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। और CO2 लिखना था यहाँ पर, CO2 नहीं लिखना है, O2। ऑक्सीजन की कमी जैसे ही होगी, टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, उनको सफिशिएंट अमाउंट में सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी और इनकी धीरे धीरे डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये कंडीशंस होगी अगर ऑक्सीजन सही अमाउंट में इनहेल नहीं हो रहा है तो, ठीक है। या फिर मान लीजिए CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसे में भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, और वो भी क्लियर। तो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो कि ब्रीदिंग को मेंटेन और रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर एक इंसान की जो सांसें हैं वो रुक जाए या फिर वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्रीदिंग ना कर पाए, उस समय पर ये प्रोसेस किया जाएगा और ये इंश्योर करता है कि सफिशिएंट अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचे, ठीक है। इट इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स स्पेशली द ब्रेन, है ना। क्योंकि ब्रेन टिश्यू अगर डेड होंगे तो भैया समझ जाना कि जीवन खतरे में है फिर, ठीक है। टाइप्स भी बता देते हैं कि क्या क्या टाइप्स है आपके पास, कुछ मेथड्स है, कुछ टाइप्स है। जैसे सबसे पहले बहुत ही फेमस है माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीदिंग, ये एक तरीके से CPR के अंदर आता है, ठीक है। द रिससर ब्रीदिंग्स डायरेक्टली इनटू द पेशेंट्स माउथ टू इन्फ्लेट देयर लंग्स, ताकि लंग्स के अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन जाए, वो थोड़ा जिंदा हो और वो अपना प्रोसेस शुरू कर पाएँ, ठीक है। इन इमरजेंसी CPR तो आपको पता ही होगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन होता है। मैं बताऊंगी अभी कि व्हाट इज रिससाइटेशन मेथड, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज माउथ टू नोज, और ये बेसिकली माउथ टू माउथ का ऑल्टरनेटिव है। यानी अगर मान लीजिए कि जो माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीदिंग है वो सही से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है तो उस समय पर ये प्रोसीजर किया जाएगा। इंजरी टू द माउथ के केस में ये सब कुछ ऑल्टरनेटिव टू माउथ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तीसरा है मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिसमें मशीन्स का यूज़ किया जाता है टू रिप्लेस स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। यूज ऑफ मशीन्स, वेंटिलेटर्स आपने सुना भी होगा, टू सपोर्ट और रिप्लेस स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, ये चीज़ है। इन हॉस्पिटल्स, ICUs और ड्यूरिंग सर्जरी ये सारी चीज़ें होती हैं। अम्बू बैग के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं पता है तो ये बेसिकली एक बैग वॉल्व मास्क होता है जो कि एक मैनुअल रिससाइटेशन है जो लोग लेकर चलते हैं, यूजुअल टू डिलीवर ब्रीथ्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। वो आपने TV में भी देखा होगा ये काफ़ी। इमरजेंसी सेटिंग्स, एम्बुलेंसेज, इनके अंदर यूज़ किया जाता है। मतलब किसी की अगर सांसें रुक रही हो तो वो जो मास्क लगाते हैं ना, ऑक्सीजन मास्क, दैट इज़ कॉल्ड अम्बू बैग, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का रिससाइटेशन मेथड, है ना, जिसके अंदर पता है आप लोगों को CPR बहुत ही फेमस है। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन CPR का नाम सुनते ही आपको चीज़ें याद आ जानी चाहिए कि इसका मेन मकसद क्या होता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर किया जाने वाला मेथड है जिसके अंदर एक इंसान को जिंदा किया जाता है, जिंदा नहीं कह सकते हैं लेकिन उसको रिवाइव किया जाता है, ये हम टर्म यूज़ करते हैं, क्लियर। Resuscitation refers to emergency procedures to revive someone from unconsciousness or apparent death, especially due to cardiac arrest या फिर respiratory failure, ठीक है। ये होता है resuscitation method। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है उनका और कब वो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला CPR, ठीक है। CPR, if you are a doctor or not a doctor,
आप ये परफॉर्म कर सकते हैं CPR, बट आपको इसका करेक्ट प्रोसीजर आना चाहिए। ठीक है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये चीज़ सिखाई जाती है ना। आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको ये चीज़ सिखाई गई होगी या फिर सिखाई जाएगी आगे कि CPR परफॉर्म कैसे किया जाता है, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, चलिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंसान को रिवाइव किया जाए अगर कार्डियक अरेस्ट आ रहा है या ब्रीदिंग अनकॉन्शियसनेस हो रहा है या कुछ भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है या कुछ भी अगर हो रहा है इस तरीके का, तो तब CPR दिया जाएगा। टू रिस्टोर सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग, यही इसका मेन पर्पस होता है कि जो ब्रीदिंग है उसको दोबारा से चलाया जाए, जो सर्कुलेशन रुक गया है हार्ट का उसको दोबारा से चलाया जाए, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है हार्ट पे तो वो जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करना शुरू कर देता है। जैसे ही ब्लड पंपिंग शुरू होगी ऑक्सीजन का सप्लाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, दूसरा है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। नॉन इन्वेजिव इमरजेंसी लाइफ सेविंग केयर आउट ऑफ हॉस्पिटल्स इमरजेंसीज के अंदर यूज़ होता है। एडवांस लाइफ सपोर्ट, मेडिकल इनर्वेशन, ड्रग्स, डिफाइब्रिलेशन, इंक्यूबेशंस का यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल्स एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल इसको करते हैं। नियोनेटल ससाइटेशन, रिवाइविंग अ न्यू बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ब्रीदिंग, आपने देखा भी होगा, बहुत एक मूवी है, पता भी होगा आप लोगों को, ऑल इज़ वेल। ठीक है, तो उस मूवी के अंदर यही है जो नियोनेटल रिससाइटेशन है, जिसके अंदर उस छोटे बेबी को दोबारा से ज़िंदा किया जाता है, ये कह सकते हैं दोबारा से रिवाइव किया जाता है, उसको कॉन्शियस लेकर आया जाता है। तो ये चीज़ें डिलीवरी रूम के अंदर ये चीज़ होगी। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन थ्रू माउथ एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPR। एंड अगला है डिफाइब्रिलेशन, इसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। टीवी में देखा होगा आप लोगों ने, वो जो आयरन जैसी चीज़ होती है फिर उससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। क्यों दिया जाता है? ताकि हार्ट पे प्रेशर पड़े, वो पंपिंग शुरू कर दे, हार्ट रिदम दोबारा से शुरू हो जाए। ये शुरू होते ही ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू होगी। ठीक है, चलिए, वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन या फिर ट्रैकीकार्डिया, तो ये सारी कंडीशंस है रिससाइटेशन मेथड्स, ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं। क्लियर? चलिए, आई होप कि अब इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है और अब हम मिलेंगे जो इसके नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ। एंड तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।